अब तो ये भी सामने आया है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नाम की जो कंपनी है, उसमें बाहरी जो संचालक होते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, तो वो 7 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, उसमें से 4 डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो है भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। उस वक़्त अभी जो सत्ता में है, वो आरएसएस क्या कर रही थी, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 42 का जब आंदोलन चल रहा था, उनके खत है मुजुमदार साहब की किताब में भी उसका ज़िक्र है और कि उन्होंने ब्रिटिशों को खत लिखा था कि चले जाओ के आंदोलन जो कर रहे हैं गांधी जी, उसका बंदोबस्त कैसे किया जाए। तो जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई जंग लड़ी नहीं, जिन्होंने इसके लिए खून बहाया नहीं, जिन्होंने पसीना बहाया नहीं, उन्हें इस एक-एक वोट की जो कीमत है, वो पता नहीं है। तो भाजपा की सोच जो है, वो ये है कि कुछ भी करो और इलेक्शन जीतो। यानी इलेक्शन जीतने के लिए यानी चंडीगढ़ जैसे चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में अगर जीतने के लिए इस तरह से भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर सकती है, तो आप समझ सकते हैं कि एक राज्य में या एक देश में चुनाव जीतने के लिए क्या कुछ नहीं किया जा सकता। वहाँ किसान अलग तरीके से लड़ रहे हैं। तो यानी जो लिबरल्स है, वो अर्बन नक्सल हो जाएँगे, हम लोग अर्बन नक्सल माने जाएँगे। मुसलमान है वो उनको पाकिस्तानी माना जाएगा, सिख है उनको खलिस्तानी माना जाएगा, ईसाई है उनको ये कहा जाएगा कि आप धर्मद्रोही हो, हिंदुओं के खिलाफ हो और जैसे ग्रैहम स्टेन्स का वो उनको उनके बच्चों के साथ जलाया गया और जिस आदमी ने जो आरोपी थे उनमें से एक सारंगी नाम के थे, उनको तो मंत्री भी बनाया था मोदी जी की सरकार में। नमस्कार, बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो कोई गंभीर विषय तो है, लेकिन हम इससे अनजान तो बिल्कुल नहीं हैं, क्योंकि मैंने कई बार इससे पहले बात कर चुका हूँ। लेकिन बीते 2 दिनों में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जिन चीज़ों को देखते हुए आपको ये पता चलेगा कि हम लोग जो लोग बात कर रहे थे ईवीएम के बारे में, वो कितनी सही थी। सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आ गया है और चंडीगढ़ की मेयर की चुनाव जो अ, हुई थी, जिसमें आप और कांग्रेस का जो उम्मीदवार हार चुका था, उसे मेयर बनाया गया है और जो पहले बीजेपी के मेयर बने हुए थे, उनको बर्खास्त कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इसकी वजह एक थी कि जो मिस्टर मसीह थे वहाँ पर जो अधिकारी तो पीठासीन अधिकारी थे, उन्होंने सीधे तौर पर 8 जो वोट थे, उनमें हेरा-फेरी कर दी और ऊपर कैमरा लगे हुए थे, उसमें सब दिख रहा था। अब बात ये है इसमें कि बात चंडीगढ़ की नहीं है, बात आपकी नैतिकता की है, बात आपकी फितरत की है और बात आपके सोच की है। तो भाजपा की सोच जो है, वो ये है कि कुछ भी करो और इलेक्शन जीतो। यानी इलेक्शन जीतने के लिए यानी चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में अगर जीतने के लिए इस तरह से भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर सकती है, तो आप समझ सकते हैं कि एक राज्य में या एक देश में चुनाव जीतने के लिए क्या कुछ नहीं किया जा सकता। अब देखिए कि भारत देश में पूरे हम कहते हैं कि प्रजातंत्र हैं और अगर प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो ये होना चाहिए कि आपका जो वोट है, जो आप दे रहे हैं, वो सीधा उसी को जाना चाहिए जिसको आपने दिया है। ईवीएम की प्रोसेस में ये नहीं होता। ईवीएम की प्रोसेस में आपका वोट कई पड़ाव से गुज़रता है, 3 पड़ाव से तो कम से कम गुज़रता है और उसमें मैनिपुलेशन की, कॉम्प्रोमाइज़ होने की पूरी आशंका जताई गई है और ये है कि चाहे इलेक्शन कमीशन कितना भी कहे कि बीजेपी की सत्ता में कायम रहने की इच्छा और आकांक्षा और उसका दिया हुआ इलेक्शन कमीशन का यानी चुनाव आयोग का साथ, ये दोनों देखा जाए तो ईवीएम कोई लोकतंत्र को हिंदुस्तान में बरकरार नहीं रहने देगा। चंडीगढ़ के चुनाव ने हमको क्या सिखाया? चंडीगढ़ के चुनाव जो हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, उसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप तारीफ़ हम करें तो ठीक है, हम तारीफ़ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो काम था वो उन्होंने किया।
लेकिन बात यह है कि उससे एक बात स्पष्ट हो गई कि अगर बैलेट बॉक्स पे इलेक्शन होते हैं और कैमरे लगे हुए होते हैं, तो चुनावी प्रक्रिया में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि बीजेपी हेरा-फेरी करके जीतना चाहती है और वो किसी भी हद तक जाके जीत सकती है। तो आप सोचिए कि एक-एक ईवीएम मशीन का जो गणित है, एक-एक राज्य की ईवीएम मशीन का गणित है, पूरे देश के ईवीएम मशीन का गणित है, उसको किस तरह से बीजेपी को अ बदलना या कोशिश करनी पड़ेगी और वो करेगी। तो मुझे ये लगता है कि अब चुनाव आयोग को और सुप्रीम कोर्ट को चंडीगढ़ चुनाव का जो अभी फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से और उन्होंने मसीह साहब को बहुत डाँटा है और शायद प्रोसिक्यूट भी कर सकते हैं। लेकिन उसके आगे जाकर चुनाव आयोग को और सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को ये सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान को प्रजातंत्र अगर रखना है या लोकतंत्र बना के रखना है, तो सत्ताकांक्षी बीजेपी को अपनी मर्यादा में रखना पड़ेगा और उनको अपनी मर्यादा में रखने का सबसे ज़बरदस्त और आसान तरीका ये है कि चुनाव बैलेट बॉक्स पे किए जाएँ। तो चुनाव बैलेट बॉक्स पे जब होते हैं, तो हम जो वोट है, हम जिसको वोट देते हैं, वो सीधे वोट उसको जाता है। हमारे वोट रिफ्लेक्ट होते हैं। मैंने कई बार कहा है, बार-बार कहा है कि गुजरात के चुनाव की जो जीत थी विधानसभा की, बिहार की चुनाव की जो राजद की हार थी या फिर उत्तर प्रदेश की जीत थी कोविड के बाद में, अ, ये जो अभी 3 राज्यों के चुनाव हुए उसमें से कम 2 राज्यों की चुनाव की जीत थी बीजेपी की। उसमें संशय लेने जा लायक बहुत सारी चीज़ें थी और उसके बाद में ट्यूलिप इंडस्ट्रीज़ के और बराक ओबामा साहब के सलाहकार रह चुके हैं, डॉक्टर माधव देशपांडे साहब की जो करण थापर साहब ने मुलाकात ली, इंटरव्यू किया उनको। तो उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि अ, हैक करना अलग चीज़ है, लेकिन मैनिपुलेट या कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। अब तो ये भी सामने आया है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नाम की जो कंपनी है, उसमें बाहरी जो संचालक होते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, तो वो 7 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, उसमें से 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो है भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि ऐसी ईवी ऐसी और उसकी जो पारदर्शिता है, यानी ईवीएम मशीन में क्या किया जा रहा है, अंदर क्या डाला जा रहा है, हर ईवीएम मशीन किस प्रक्रिया से गुज़र रहा है, कौन-सी मशीन कहाँ जा रही है, ये विपक्ष को कुछ नहीं पता और डायरेक्टर बैठे हैं, वो खुद भाजपा के हैं। तो ये लोकतंत्र से कोई लेना-देना नहीं इस प्रक्रिया का और दूसरी बात है कि चंडीगढ़ की कॉन्टेक्स्ट में चंडीगढ़ चुनाव मेयर की चुनाव की पार्श्वभूमि पर अगर आप सोचते हैं, तो आपका वोट ज़रूरी नहीं कि आप जिसको डालें उससे मिले। आपका वोट हमेशा कमल को मिले, इसी तरह से ये खेल रचा गया है। तो ये बात स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आई है। अब सुप्रीम कोर्ट मेयर को फिर से इंडिया अलायंस के मेयर को बहाल कर दिया है मेयर का पद, और वो प्रक्रिया जारी है। ये जो चुनाव रिग हुआ, जिस तरह से उन्होंने 8 वोटों को खारिज कर दिया है, डिस्क्वालीफाई कर दिया, उसके ऊपर प्रक्रिया चालू है। लेकिन वो बात इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सबक हमें ये सिखाती है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र का बचाव करने के लिए बैलेट बॉक्स बहुत ज़रूरी है। अगर बैलेट बॉक्स से चुनाव होते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ बैलेट बॉक्स से चुनाव होते हैं, तो लोकतंत्र बच सकता है। वरना अब की बार 400 पार की जो घोषणा है बीजेपी की, वो पूरी तरह से स्पष्ट रूप से ये दिखाई देता है कि चुनाव आयोग और बाकी अधिकारी और भाजपा के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ईवीएम बनाने वाली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी और ईवीएम मशीन और उसका जो सारी प्रक्रिया है उसके भरोसे पर वो 400 क्या 500 भी पार कर सकते हैं। अगर उसके हमारे यहाँ उम्मीदवार 600 नहीं होते ना, तो 600 भी भाजपा को सीटें मिल सकती हैं। तो ये बहुत खतरनाक खेल है और इससे हम 15 अगस्त 1947 को इतने लोगों ने कुर्बानी दी, इतने लोगों ने बलिदान दिया। उसके बाद जो आज़ादी मिली, उसका ये अपमान कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हमारे आज़ादी का जश्न जब मनाया गया था और हम आज़ाद हुए, उसके बाद हमें संविधान मिला, बाबा साहब अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू जी के
इच्छा शक्ति थी, हिम्मत थी और प्रज्ञा थी उनके पास बुद्धि बल था। तो उन्होंने बनाया और उनमें बहुत सारे साथी थे उनके और कोई ऊँच-नीच नहीं था। एक ही हार सिर्फ़ जवाहरलाल नेहरू जी को पहनाया जाता था, ऐसी बात नहीं थी। सारे लोग एक समान हुआ करते थे, सारे स्वतंत्रता सेनानी थे। इन लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, जैसे भगत सिंह हो या सुभाष बाबू हो, सारे अलग-अलग तरीके की कुर्बानियाँ। बाबू गेनू जैसा एक आम आदमी मुंबई में गवालिया टांग के सामने अपना बलिदान दे चुका है। तो ये बलिदान इसलिए नहीं कि मोदी जी आएँगे तो मोदी जी या अब की बार 400 पार के लिए ये बलिदान नहीं दिया गया। ये बलिदान दिया इसलिए गया था कि हमें आज़ादी मिले और इस देश का नागरिक, हर नागरिक अपने आप को स्वतंत्र महसूस करे, अपने आप को आज़ाद महसूस करे और ये आज़ादी और तिरंगा हमेशा वैसे ही बरकरार रहे। यानी इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति, उसकी जात, उसका धर्म, उसका पंथ, उसका लिंग, कुछ भी हो, लेकिन वो बराबरी का हिस्सेदार है, बराबरी का उसका नाता भी बराबरी का होना चाहिए। जब हमारी वोटिंग की यानी संविधान जब बनाया जा रहा था, उसके बाद हमारे यहाँ 1952 में पहली बार इलेक्शन हुए, पहली बार चुनाव हुए, तब बहुत सारे सवाल खड़े थे उस सरकार के सामने। जवाहरलाल नेहरू का बड़ापन ये सिर्फ़ बड़ी संस्थाएँ खड़ी की या उन्होंने बहुत बड़ा विज़न दिखाया और भारत में लोकतंत्र लाए, ये इतनी ही नहीं है, बहुत ज़्यादा उन्होंने किया है उससे। कि मतदाताओं की सूची जो है, वो बनाने की प्रक्रिया जो है, वो करीब-करीब असंभव सी लग रही थी। उस ज़माने में जवाहरलाल नेहरू जी ने मतदाताओं की और 21 साल के ऊपर के हर व्यक्ति को मत अब 18 साल के ऊपर के हर व्यक्ति को मत देने के अधिकार है। उस वक़्त 21 साल के ऊपर के हर व्यक्ति को मत देने का अधिकार जवाहरलाल नेहरू की एक बात थी कि अ, हर व्यक्ति की गणना की जाए, मतदाता सूची बनाई जाए और उस वक़्त बहुत दिक्कत थी यानी इतना यानी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी और भारत देश में इतने रास्ते, इतनी सुविधाएँ अब सब ये सब नहीं था। तो उस टाइम के जो जितने भी अफ़सर थे, उस टाइम के जितने भी लोग थे, मंत्री थे और एक बात थी कि जवाहरलाल नेहरू जी ये भी जानते थे कि अफ़सरशाही जो है वो ब्रिटिश जाने के बाद फ़ौरन बदलेगी नहीं। वो रोड़े अटकाएगी उस हर चीज़ में। तो उन्होंने पहले ये मँगाया कि इसके ऊपर क्या-क्या बातें हो सकती है जो नेगेटिव है, मतदाता सूची बनाने के लिए। इसकी उन्होंने लिस्ट बनाने के लिए कहा। वो लिस्ट बनाई गई, फिर लिस्ट बनाने के बाद फिर मतदाता सूची बनाने के लिए शुरुआत की और जिस दिन मतदाता सूची बनाई गई, उसमें एक और भी पेच आया। एक बार ऐसे पेच आया और आप सोच नहीं सकते नेहरू जी की अ, जो दृष्टि थी उसको कि ट्रांसजेंडर को वोट होगा या नहीं होगा। तो नेहरू जी ने कहा कि 21 साल के ऊपर की कोई भी इंसान हो, किसी भी धर्म जाति का हो, कोई भी लिंग हो, उसे वोट होगा। और इस प्रकार से हमें ट्रांसजेंडर से लेके औरतों से लेके यानी यूएस यूके जैसे देशों में महिलाओं को अपनी मतदाता बनने के लिए, अपनी अधिकारों के लिए लड़ना पड़ा। यहाँ बड़ी आसानी से वो मतदाता बने। तो नेहरू जी ने वो बनाने के लिए कहा और वो बनाई गई लिस्ट और जब बनी तो बड़ा आश्चर्य हुआ सबको कि इतने बड़े देश में इतने बड़ी तादाद में पॉपुलेशन उस वक़्त के हिसाब से बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी वो। तो उसकी मतदाता सूची पूरी बनाई गई और वो इसलिए बनाई गई ताकि हर व्यक्ति अपने पसंद की व्यक्ति का यानी उम्मीदवार का चयन कर सके और उसे लोकसभा, विधानसभा या किसी पंचायत में भेज सके। और ये सपना था जितने लोगों ने बलिदान दिया, कुर्बानी दी उनका। उस वक़्त जब जेल में वो जा रहे थे और जब आज़ादी की जंग लड़ रहे थे, नेहरू थे, पटेल थे, सुभाष बाबू थे, खुद गांधी जी थे सेनापति। उस वक़्त अभी जो सत्ता में हैं वो आरएसएस क्या कर रही थी? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 42 का जब आंदोलन चल रहा था, उनके खत है मुजुमदार साहब की किताब में भी उसका ज़िक्र है और कि उन्होंने ब्रिटिशों को खत लिखा था कि चले जाओ के आंदोलन जो कर रहे हैं गांधी जी, उसका बंदोबस्त कैसे किया जाए। तो जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई जंग लड़ी नहीं, जिन्होंने इसके लिए खून बहाया नहीं, जिन्होंने पसीना बहाया नहीं, उन्हें इस एक-एक वोट की जो कीमत है वो पता नहीं है। तो उनको लगता है कि मशीन क्या और ये क्या हमें सत्ता मिलने से मतलब है, ऐसा नहीं है।
इसके पीछे बहुत बड़ी कुर्बानी है और ये कुर्बानी हम ऐसे ही छोड़ नहीं सकते कि हम अपने अहंकार, किसी नेता के अहंकार के लिए, किसी नेता का राजा बनने के लिए या मनुस्मृति लाने के लिए, इसको हम छोड़ नहीं सकते। हमारे पूर्वजों ने खून बहाया है और वो पूर्वजों में अभी एक बंगाल में जैसे हुआ कि सीधा एक सरदार अफसर थे, वो आगे सामने तो बीजेपी के आदमी ने उनको सीधा बोला कि आप खालिस्तानी। तो इनके मन में ही नफ़रत का बीज है कि कोई इनके लिए कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई ईसाई है, कोई दलित है, बस ब्राह्मण है वो मनुस्मृति लाना चाहते हैं और वो वर्ग एक नया बनाना चाहते हैं। बाकी कोई औरत है, कोई मर्द है और औरत का कोई मोल नहीं है, चाहे वो पहलवान हो, चाहे वो गोल्ड मेडल लाएँ, वो चाहे कितना भी रोएँ, मर्द के लिए ये किसी भी हद तक उनका बचाव कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहते हैं भारत को कि जो मध्ययुगीन है। तो इनके लिए वोट एक साधन है और वो साधन किसी भी तरह से उनको वहां तक पहुंचना है बस। तो इसलिए ऐसे सोच विचार वाले लोगों के हाथ में सत्ता होते हुए अगर आप ईवीएम मशीन के साथ रहते हैं तो खतरनाक हो जाता है ये कॉम्बिनेशन। और इनको पता ही नहीं है कि हमारे वोट का मतलब क्या है, उसके पीछे कुर्बानी कितनी है और इसके पीछे कितने लोगों ने अपना खून बहाया है। अ, और सबसे बड़ी इसमें मुझे ऐसा लगता है कि दुःख की बात ये है कि आज विपक्ष में जो कांग्रेस बैठी हुई है, उसके नेता जो बीजेपी में जा रहे हैं, वो जा क्यों रहे हैं? जिस जेल से डर के। उनको दिखाया जा रहा है कि आपको जेल में डाला जाएगा अगर आप हमारे साथ नहीं आएँगे। तो अगर कांग्रेस जेल से डरने लगी तो ये इससे बड़ी हास्यास्पद बात कौन-सी हो सकती है? जिस पार्टी का पूरा निर्माण ही जेल में हुआ। जैसे भगवान कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ था। मुझे लगता है कि ऐसा कोई जेल नहीं है कि जिसमें कांग्रेसी नहीं रहे हैं। इस देश का ऐसा कोई जेल नहीं है, जिसमें कांग्रेसी को डाला नहीं गया ब्रिटिशों द्वारा। और ऐसी कोई लड़ाई नहीं जिसमें आरएसएस और बीजेपी के जो पूर्व पूर्व लोग जो थे, यानी जनसंघ के और हिंदू महासभा के, उन्होंने माफ़ी नहीं माँगी। तो इनको साधन, यानी उनको लगा कि इन्होंने कभी ब्रिटिशों के साथ लड़ाई नहीं लड़ी जो सत्ता पक्ष में है अभी। उन्होंने हमेशा ब्रिटिशों के साथ दिया और उनसे माफ़ी माँगने में इनको कोई बुरा नहीं लगा। और इनके पूरी जो आस्था थी, वो बस ये सत्ता पे थी। उनको लगा ब्रिटिश अमर है, ब्रिटिश रहेंगे, तब तक वो ब्रिटिशों का साथ देते रहे। ऐसा हुआ नहीं कि ब्रिटिश रहे, ब्रिटिश छोड़ के चले गए क्योंकि गांधी जी की आज़ादी की लड़ाई वो जीत गए। फिर जवाहरलाल नेहरू जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, बहुत सारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कितने सारे लोगों ने कुर्बानी देकर एक बहुत अच्छा संविधान का निर्माण किया जिसके नेता प्रमुख डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे, शिल्पकार। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ईवीएम द्वारा उस संविधान पर, उस आज़ादी पर, उस हमारे वोट पर जिसके लिए जो खून से सींचा हुआ है हर हिंदू, फर्स्ट एंड लास्ट वी आर इंडियंस, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कहना है। हम हिंदू नहीं हैं, हम मुस्लिम नहीं हैं, हम ईसाई नहीं हैं, हम सिख नहीं हैं, हम स्त्री नहीं हैं, हम पुरुष नहीं हैं। जब वोट डालने जाते हैं तो वी आर इंडियन। और जब हम इस सोसाइटी में रहते हैं, भारत के वासी हैं, तो हम सिर्फ भारतीय है। हम अल्लाहू अकबर नहीं कह सकते, हम जय श्री राम नहीं कह सकते। हम सार्वजनिक स्थल पे हमारे लिए एक ही किताब सबसे इम्पोर्टेंट है और वो है संविधान, क्योंकि वो सिर्फ भारतीय बनाती है हमें। हमें किसी जाति में या किसी धर्म में या किसी पंथ में या स्त्री या पुरुष में हमारा भेद नहीं करती। तो इसके आधार पर हमारी पूरी मतदाता सूची बनी है। तो इसको उजाड़ने में लगे हुए हैं। ये सत्ता पक्ष बीजेपी लगा हुआ है और उसके साथ चुनाव आयोग पूरे उसका को-कॉन्स्पिरेटर है। इसमें ये कहने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये दिखाई देता है कि अभी भी जब चंडीगढ़ चुनाव में सीधा कैमरा के सामने आदमी लोकतंत्र को नष्ट कर रहा है, तब भी चुनाव आयोग ने कुछ नहीं कहा। जब कहा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा और वो भी बहुत देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। लेकिन ये छोटे से चुनाव के लिए है। अब बड़ी लड़ाई तो ये है कि ईवीएम नहीं चाहिए। हमें बैलेट बॉक्स चाहिए, हमें चाहिए कि ये चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष हो
इसलिए चुनाव आयोग खड़ा रहे, इसके ऊपर विपक्ष इनको उनके ऊपर दबाव डाले। अब जब मैं कह रहा हूँ कि की एक कांग्रेस का एक जीवन ही था कि जब वो जेल में चला गया, और अब कांग्रेसी नेता जो है बूढ़े, ओल्ड गार्ड्स, वो डर रहे हैं कि जेल में जाने से। ये कितना बदलाव है, और जो माफी लिख रहे थे, जो माफी के खत लिख रहे थे, वो उनको डरा रहे हैं जेल में डालेंगे, और वो उनके साथ जा रहे हैं। तो ये बड़ी विडंबना है, लेकिन ऐसे भी वक्त, ये दौर है, ये एक दौर है, ये दौर भी तो हमें देखना था। पता नहीं, हमने सोचा नहीं था कि ये दौर हमें देखना पड़ेगा, लेकिन देखना पड़ा। लेकिन आप एक नागरिक हो, और आप सजग नागरिक हो, तो आपको एक सीधी बात समझनी चाहिए कि आपकी वोट की कीमत क्या है। आपकी वोट की कीमत आपकी आज़ादी है। आप अगर खाते हो, शाकाहारी हो, मिश्राहारी हो, मांसाहारी सिर्फ कोई नहीं होता, या तो मिश्राहारी होता है या शाकाहारी होता है। आप किसी को चाहते हो, किसी से प्यार करते हो, तो आप शाकाहारी होने चाहिए। आप लिव इन में किसके साथ रहते हैं, वो बेडरूम तक, यानी आपके किचन में ये लोग घुसेंगे, आपके बेडरूम में घुसेंगे। क्यों घुसेंगे भाई? क्योंकि आप आज़ाद नहीं रहते, इनके साथ जाते हो तो। आपके जो वोट है, उसकी कीमत आप समझ नहीं पा रहे हो, और आप समझ भी पा रहे हो, तो मशीन उसको पहुँचने नहीं दे रही है, जहाँ तक आप पहुँचाना चाहते हो। तो इसके लिए ये बुलंद करने की ज़रूरत है। आज कुछ वकील हैं, कुछ चुनिंदा लोग हैं, कुछ एनजीओज़ हैं, वहाँ किसान अलग तरीके से लड़ रहे हैं। तो यानी जो लिबरल्स है, वो अर्बन नक्सल हो जाएँगे, हम लोग अर्बन नक्सल माने जाएँगे। मुसलमान है, वो उनको पाकिस्तानी माना जाएगा, सिख है, उनको खलिस्तानी माना जाएगा, ईसाई है, उनको ये कहा जाएगा कि आप धर्मद्रोही हो, हिंदुओं के खिलाफ हो, और जैसे ग्रैहम स्टेन्स का वो उनको उनके बच्चों के साथ जलाया गया, और जिस आदमी ने जो आरोपी थे उनमें से एक सारंगी नाम के थे, उनको तो मंत्री भी बनाया था मोदी जी की सरकार में। तो ये जो हालत है, वो देश को बाँटने की है। ये अखंड भारत की संकल्पना के विपरीत है। ये बातें करने में बात करते हैं कि अखंड भारत हो, सशक्त भारत हो, बलवान भारत हो, ये हो, वो हो। लेकिन बात ये है कि ईवीएम इसमें सबसे अवरोध पैदा करने वाली चीज़ है, क्योंकि स्वतंत्र भारत, अखंड भारत, महान भारत तब हो सकता है जब हम सिर्फ़ भारतीय हों, और सिर्फ़ भारतीय होने के लिए हमारा वोट की कीमत, हमारे वोट की ज़रूरत बहुत अहम है, और वो वोट सीधा रिफ्लेक्ट होना चाहिए। हम डालें वोट, और जिसको डाल रहे हैं उसे मिले। यही इम्पोर्टेंट है। जब तक जनता को सरकार डरती है, तब तक लोकतंत्र बचता है। जब सरकार से जनता डरने लगती है, तब समझ लेना चाहिए कि तानाशाही आ गई। आज लोग सरकार से डर रहे हैं, और कांग्रेस के लोग डर रहे हैं, और कांग्रेसी भाजपाई हो रहे हैं। इसकी वजह है क्योंकि अभी कांग्रेस के जो लोग हैं, जो जा रहे हैं, और जो कुछ कांग्रेस में भी है, वो मन में आरएसएस के साथ है, और वो लोग हैं जिनकी मानसिकता जो है वो गुलामी की है। उनको अपनी लड़ाई से पूरी तरह से वो वाकिफ़ नहीं है अपने पूर्वजों की लड़ाई से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बात को लेकर हमें बहुत सजग होना चाहिए, और ये जो ईवीएम के खिलाफ की लड़ाई है, वो उसे बुलंद करना चाहिए। ईवीएम के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है, उसे ताकत देनी चाहिए। हर एक व्यक्ति को, इस देश के हर एक व्यक्ति को रास्ते पर उतर कर अहिंसा के माध्यम से, गांधी जी के रास्ते दिखाए रास्ते पे ये कहना चाहिए सरकार से, चुनाव आयोग से मूलतः, कि हमें ईवीएम से चुनाव नहीं चाहिए, जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी बीजेपी के हैं, उसकी प्रक्रिया भी हमें मालूम नहीं। ये फुल प्रूफ है, ये आप नोट डालेंगे, लेकिन विपक्ष को 6-6 महीना अपॉइंटमेंट नहीं देंगे। ये वाला ईवीएम हमें नहीं चाहिए। हमें जो आज़ाद भारत में हमारे पूर्वजों ने बलिदान देकर जो आज़ादी दी, और एक वोट जो हमारा है, जिसकी ताकत बड़े-बड़े लोगों ने समझी है। बड़े-बड़े लोग चुनाव हार चुके हैं, लेकिन वो ताकत अब ताकत खोखली हो गई, उसको दीमक लग गई है, और वो दीमक है ईवीएम। और उसके खिलाफ अगर हम खड़े नहीं रहते, तो मुझे लगता है कि इतनी बड़ी कुर्बानियाँ, इतना बड़ा बलिदान जो हमारे पूर्वजों ने दिया आज़ादी के लिए, वो विफल हो जाएगा। और और कायर, और जो माफ़ी लिखने वाले लोग थे, माफ़ी के पत्र लिखने वाले लोग थे, उनकी तानाशाही के नीचे हम दब